Hello students, how are you? Today we are going to start the second lecture of chemical reaction and equations. Right? In first lecture we discuss about chemical reactions, some chemical reaction which are happen in everyday life, and then we discuss three activities. First, the burning of magnesium ribbon. Second, reaction between potassium iodide and lead iodide. Third, zinc granule with sulfuric or hydrochloric acids. Then we talk about the chemical equation, right? Chemical equation is nothing but the symbolic representation of a chemical reaction. Then we discuss about the reactant and product, right? Then state of chemicals which are present in chemical reaction. Then last we discuss about the skeleton equation and the balance equation, right? Skeleton equation means it's only give the information about the reactant and product which are we using and which is producing during the reaction. And last we discuss about the balance equation, right? In which there is the number of reactant and number of product of any atom are same, right? Now question is raised that why do we need to balance a chemical equation, right? Standard 9 we discuss the law of conservation of mass. This law states that matter can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction, right? हमने 9th में पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ मास को. वो क्या कहता है कि ड्यूरिंग रिएक्शन कोई भी मैटर, कोई भी एलिमेंट होता है वो नहीं क्रिएट होता है, नहीं डिस्ट्रॉय होता है. वो सिर्फ एक केमिकल फॉर्म में से दूसरे केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट होता है. अगर कोई भी एलिमेंट एटम क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, इट मीन्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन अ केमिकल रिएक्शन शुड रिमेन सेम एट द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, राइट? अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड जो हमारा एटम है उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम रहेंगे तभी क्या होगा, वो कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा. और उसी के लिए हमें ये रिक्वायर्ड है कि हम कोई भी केमिकल रिएक्शन इक्वेशन लिखें तो वो कैसा होना चाहिए, बैलेंस. क्योंकि अगर बैलेंस होगा, नंबर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम होंगे तभी वो कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे. आई बात समझ में? इसीलिए हमें किसी भी इक्वेशन को क्या करना है, बैलेंस करना है. वो बैलेंसिंग कैसे करेंगे वो इस लेक्चर में हम देखेंगे. अगर हमें कोई भी केमिकल रिएक्शन बैलेंस करनी है तो इसके सिंपल से कुछ रूल है. अगर आप उसे एक बार सिर्फ देख लोगे तो आपको कोई भी केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस करने में काफ़ी इजी रहेगा. अगर जब भी हमें केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना है तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल किससे बैलेंस करना है, बैलेंस द पोली एटोमिक, राइट? अगर कोई इफ एग्जिस्ट इन बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, राइट? कोई ऐसे पोली एटोमिक है, पोली एटोमिक किसे बोलेंगे, तो अगर हो गया हमारा हाइड्राइड ग्रुप, सॉरी हाइड्रोक्साइड ग्रुप, और हो गया हमारा सल्फेट, राइट? तो इसमें क्या है, उसे बोल सकते हैं हम पोली एटोमिक, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक एटम नहीं है, एक ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन है. यहाँ पे आप देख सकते हो एक सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है, राइट? तो ये हमारा क्या कहलाएगा, पोली एटोमिक ग्रुप. अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड ये प्रेजेंट है, ये पोली एटॉमिक ग्रुप तो दोनों साइड प्रेजेंट है, तो सबसे पहले हमें इससे क्या करना है, बैलेंस करना है. अगर सिर्फ किसी एक साइड प्रेजेंट है तो उसे बैलेंस करना नहीं है, तो उसे एज अ एटम ही लेंगे, सिंगल एटम. लेकिन वो दोनों साइड ऐसे ही फॉर्म में है तो हमें उसे पहले करना है. ओके, जब हम एग्जाम्पल देंगे देखेंगे आपको ज़्यादा आइडिया आएगा. देन वी हैव टू बैलेंस अ मेटल्स, राइट? अगर पोली एटॉमिक प्रेजेंट है हमारे रिएक्शन में तो पहले उससे बैलेंस करो. अगर वो हो गया तो उसके बाद टर्न आता है मेटल्स का, राइट? उसके बाद टर्न आता है नॉन मेटल्स का. लेकिन नॉन मेटल्स में भी पहले हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के सिवा जो भी नॉन मेटल्स प्रेजेंट होगी, नाइट्रोजन, क्लोरीन, कोई भी, उससे पहले क्या करना है, हमें बैलेंस करना है. और सबसे लास्ट में हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करना है. सही है?
नेक्स्ट रूल इज नो फ्रैक्शन शुड एक्सिस्ट इन फाइनल इक्वेशन, राइट। जो हमारा फाइनल बैलेंस इक्वेशन होगा उसमें कोई भी फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। हम वहां पे नहीं लिख सकते कि 3/2 मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट और 1/2 मॉलिक्यूल वी आर यूजिंग, सही है, वो सारे होल नंबर ही होने चाहिए। एंड लास्ट रूल इज फॉर्मूला शुड नॉट बी चेंज, राइट। अगर हमें कोई रिएक्शन दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है H2 + O2 इट गिव्स H2O, तो हम यहाँ पे बैलेंस करने के लिए इस O2 को नहीं, सिर्फ O नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें पता है वो डायटोमिक ही मॉलिक्यूल है, तो उसमें हम O2 की जगह सिर्फ O नहीं लिख सकते, या फिर यहाँ पे हम H2O की जगह H2O2 नहीं लिख सकते। मतलब जो भी केमिकल फॉर्मूला दी गई है उसमें हमें कोई चेंज नहीं करना है। हम कहाँ पे चेंज कर सकते हैं ड्यूरिंग बैलेंसिंग, तो हम उसके सिर्फ कोएफिशिएंट को चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ पे जो उसका कोएफिशिएंट है उसके नंबर्स चेंज कर सकते हैं, पर हम उसकी फॉर्मूलाज में कोई भी चेंज नहीं कर सकते। आई बात समझ में? तो ये कुछ रूल है जिसके अकॉर्डिंग अगर हम बैलेंसिंग करेंगे तो बहुत इजीली हो जाएगा हमारे लिए बैलेंसिंग करना किसी भी इक्वेशन को। सही है, हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। क्या दिया गया है हमें? तो फर्स्ट रिएक्शन हमारा है N2 + H2 इट गिव्स NH3, राइट। जब भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं? एमोनिया। NH3 को क्या बोलते हैं हम? एमोनिया। सही है। तो जब भी हमें बैलेंसिंग करना हो तो हमें ऐसा एक टेबल फॉर्म कर देना है, उसमें यहाँ पे एलिमेंट्स लिखने हैं। ड्यूरिंग रिएक्शन जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हो वो यहाँ पे लिस्ट करना है, हमें लिस्ट आउट करना है। फिर हमें उसके बाजू में लिखना है नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट साइड, कि अगर नाइट्रोजन है तो वो रिएक्टेंट साइड कितना है, तो यहाँ पे N2 है, मतलब कि 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ऐसा हम कह सकते हैं। सही है। फिर हमें लिखना है नंबर ऑफ एटम्स इन अ प्रोडक्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये प्रोडक्ट साइड है, सही है। एरो के जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वो रिएक्टेंट होता है, राइट हैंड साइड जो होता है वो प्रोडक्ट होती है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा नाइट्रोजन कितना है? 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख लिया। यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो नंबर ऑफ एटम ऑफ प्रोडक्ट साइड कितने हैं नाइट्रोजन के? तो वो सिर्फ 1 है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। सही है। अब हाइड्रोजन की बात करें तो रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है, और प्रोडक्ट साइड कितने हैं? यहाँ पे 3 है। सही है। अब बैलेंसिंग करना है तो हमारे रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें यहाँ पे नहीं कोई पॉलीएटॉमिक ग्रुप है, नहीं यहाँ पे कोई मेटल है, यहाँ पे दोनों नॉन मेटल्स है, और उसमें हाइड्रोजन से पहले हमें किससे बैलेंस करना है? नाइट्रोजन को। रिएक्टेंट साइड नंबर ऑफ नाइट्रोजन कितने हैं? 2, और प्रोडक्ट साइड कितने हैं? 1। यानी कि हमें प्रोडक्ट साइड के नाइट्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों साइड नंबर ऑफ नाइट्रोजन क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। तो उस वजह से हमने क्या किया, तो जो हमारी प्रोडक्ट साइड है वहां के नाइट्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब कि हमें फिर से रिएक्शन लिखना होगा। उस रिएक्शन में हमें सिर्फ कहाँ पे चेंज किया? यहाँ पे हमने क्या किया, तो इस नाइट्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। आई बात समझ में? कि कहीं भी और कोई चेंज नहीं करना है। यहाँ पे हमने लिखा है कि प्रोडक्ट साइड का जो नाइट्रोजन है उसे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो प्रोडक्ट साइड का नाइट्रोजन क्या है? हमारा NH3 में प्रेजेंट है, तो उसे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर अब हम फिर से इस इक्वेशन के लिए नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स लिखेंगे तो नाइट्रोजन यहाँ पे कितने हो गए? 2, यहाँ पे भी हो गए 2। अब हाइड्रोजन की बात करें तो जो हमारा रिएक्टेंट है उस साइड तो कितने हैं? 2। लेकिन हम प्रोडक्ट साइड की बात करें तो ये पहले से 3 थे, उसमें हमने क्या किया, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तब हाइड्रोजन कितने हो गए? ये एक NH3 के 3, तो दूसरे के भी 3, मतलब हो गया 3 2 6 हाइड्रोजन। सही है। आई बात समझ में? अब आप यहाँ पे देखो तो हमारे एलिमेंट में नाइट्रोजन बैलेंस हो गया है, लेकिन हाइड्रोजन बैलेंस होना बाकी है। यहाँ पे रिएक्टेंट साइड 2 है, यहाँ पे 6 है। अगर हम रिएक्टेंट वाले हाइड्रोजन को किससे? 3 से मल्टीप्लाई करते। सही है, किससे मल्टीप्लाई करें? 3 से। तो 3 2 भी तो क्या होता है? 6 ही होता है ना। तो दोनों साइड क्या हो जाएंगे? सेम। हमने क्या किया, तो रिएक्टेंट वाले हाइड्रोजन को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे हमने लिख दिया रिएक्टेंट वाला हाइड्रोजन, उसे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। आई बात समझ में? वही इक्वेशन मैंने फिर से लिखा है। हमने क्या किया, तो हाइड्रोजन को
3 से मल्टीप्लाई कर दिया, सही है। अब अगर हम बात करें नंबर ऑफ एटम्स, यहाँ पे 2 भी लिखा था हमने पहले ही स्टेप में किया था ये। तो जो नाइट्रोजन है रिएक्टेंट के साइड 2 है, प्रोडक्ट के साइड भी कितने हैं, 2 है। अगर हाइड्रोजन की बात करें तो 3 2 ज़ा 6 और यहाँ पे 2 3 ज़ा 6, मतलब कि दोनों साइड दोनों एलिमेंट क्या हो गए सेम। तब हम बोल सकते हैं जो हमारा है N2 प्लस 3H2 प्लस 2NH3 वो हमारा क्या हो जाएगा, एक बैलेंस इक्वेशन हो जाएगा। अब क्या हो गया, ये बैलेंस हो गया। आई बात समझ में। अब दूसरे इक्वेशन की हम ट्राई करते हैं उसे बैलेंस करने की। हमारे पास रिएक्शन दिया गया है Fe प्लस H2O, इट गिव्स Fe3O4 प्लस H2, सही है। यहाँ पे हमारे पास 3 एलिमेंट से एक Fe है, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में कितने Fe है, 1 है, और प्रोडक्ट साइड में कितने हैं, यहाँ Fe3 है, मतलब यहाँ पे 3 है। जो ऑक्सीजन है वो रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, 1 है, और जो यहाँ पे है वो कितने हैं, 4 है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, सही है। सबसे पहले हमें रूल के अकॉर्डिंग किससे करना है, मेटल, अगर कोई मेटल प्रेजेंट हो तो उससे बैलेंस करना है। यहाँ पे हमारा आयन प्रेजेंट है, मतलब हम सबसे पहले Fe को बैलेंस करेंगे। प्रोडक्ट में 3 है, रिएक्टेंट में 1 है, तो हम क्या करेंगे, जो रिएक्टेंट वाला Fe है उसे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने क्या किया, तो ये रिएक्टेंट वाला Fe हो गया, उसे हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, सही है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ भी हो गया 3। ऑक्सीजन कितने हैं, 1, और यहाँ पे है 4। हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और यहाँ पर भी कितने हैं, 2, सही है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो अभी हाइड्रोजन बैलेंस है, लेकिन हमारा जो ऑक्सीजन है वो अनबैलेंस है। यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन 4 है और यहाँ पे सिर्फ 1 ही है, तो हमें क्या करना होगा, रिएक्टेंट वाले ऑक्सीजन को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, सही है। अगर हम रिएक्टेंट वाले ऑक्सीजन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, हमारा इक्वेशन हो जाएगा, यहाँ पे हमें रिएक्टेंट वाला ऑक्सीजन कहाँ पे प्रेजेंट है, वाटर में, तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया 4 से। ये 3 तो हमने किया ही था, जो भी चेंज किया हो उसे आप लिखते रहो हर बार, सही है। पहला वाला चेंज को तो हमें कैरी आउट करना ही है। अब हमने क्या किया, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो हमारे Fe तो दोनों साइड 3 3 हो गए। अब ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, वो भी बैलेंस हो गया। लेकिन ऑक्सीजन को बैलेंस करने में क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गए 4 2 ज़ा 8, और यहाँ पे तो है सिर्फ 2। तब उसे बैलेंस करने के लिए हम प्रोडक्ट वाले हाइड्रोजन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, सही है। हमने क्या किया, पहले किया था ये आयन को बैलेंस, उसके बाद हमने किया ऑक्सीजन को बैलेंस, अब हम कर रहे हैं इस हाइड्रोजन को 4 से मल्टीप्लाई, सही है। अब क्या हो जाएगा, तो हमारा आयन हो गया 3 3, ऑक्सीजन हो जाएगा कितना, 4, और ये भी है 4, यहाँ पे हो जाएगा 4 2 ज़ा 8, और ये भी हो गया 4 2 ज़ा 8, सही है। तो अब ये इक्वेशन जो हमारा आएगा कौन सा वाला, 3Fe प्लस 4H2O, इट गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2, वो क्या कहलाएगा, एक बैलेंस इक्वेशन कहलाएगा। ये बात समझ में। एक और इक्वेशन ले लेते हैं, हमारा CH4 प्लस O2, इट गिव्स CO2 प्लस H2O। यहाँ पे जो CH4 है उसे क्या बोलते हैं, हम मीथेन बोलते हैं, ओके। उसका नॉमेनक्लेचर आप इसी ईयर पढ़ोगे, लेकिन हमारे फिर 5th चैप्टर में है वो शायद, तो तब हम उसे पढ़ेंगे, लेकिन इसे मीथेन बोलते हैं, ओके। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर, उसे तो आप जानते हो। यहाँ पे हमारे पास 3 एलिमेंट्स है, एक कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया, सही है। तो रिएक्टेंट साइड कार्बन कितने हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, रिएक्टेंट साइड कार्बन 1 है और प्रोडक्ट साइड भी 1 है। अगर बात करें हाइड्रोजन की तो रिएक्टेंट साइड है 4 और प्रोडक्ट साइड है 2। अगर बात करें ऑक्सीजन की तो रिएक्टेंट साइड है 2 और प्रोडक्ट साइड है 1,
ओके मतलब यहाँ पे जो कार्बन है हमारा वो ऑलरेडी क्या है, बैलेंस है, तो उससे हमें बैलेंस करने के अगेन कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो हम क्या करते हैं कि जो प्रोडक्ट वाला हाइड्रोजन है उससे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्रोडक्ट वाला हाइड्रोजन कहाँ में प्रेजेंट है, तो H2O में, मतलब हमें H2O को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो बाकी कोई चेंज नहीं करना है, सिर्फ हमें H2O को 2 से मल्टीप्लाई करना है। अगर H2O को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर ऑफ कार्बन तो सेम है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड 4, और यहाँ पे भी हो गया अब 2 2 जा 4। ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे ये 2 थे, सॉरी यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी है, यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे कितने हैं, ये 2 + 1, यहाँ पे टोटल 3 है ऑक्सीजन, ये मैं काउंट करना भूल गई थी, सॉरी। तो यहाँ पे हमारे ऑक्सीजन अब कितने हो जाएंगे, यहाँ के 2 और यहाँ के 2, मतलब 2 + 2 हो गए 4। सही है, क्योंकि CO2 में 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और H2O एक मॉलिक्यूल होगा तो 1, लेकिन 2 मॉलिक्यूल होंगे तो कितने होंगे, 2। ओके अब मतलब हमारे कार्बन भी बैलेंस हो गए, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए। अब किसकी बारी है, ऑक्सीजन की। यहाँ पे प्रोडक्ट साइड कितने हैं, 4, रिएक्टेंट साइड कितने हैं, 2, तो हमें यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे, रिएक्टेंट वाले ऑक्सीजन को, मतलब इसको। यहाँ पे ऑलरेडी हमने 2 तो कर ही रखा है, यहाँ पे फिर से हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन 1 1 हो गए। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो 4, और यहाँ पे भी 2 2 जा 4, ऑक्सीजन 2 2 जा 4, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के 2 ऑक्सीजन प्लस वाटर के 2 ऑक्सीजन, मतलब हो गए 4। आई बात समझ में। अब एक और इक्वेशन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट वाला है हमारा HNO3 + CaOH ट्वाइस, इट गिव्स CaNO3 ट्वाइस + H2O, राइट। नाइट्रिक एसिड + कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इट गिव्स कैल्शियम नाइट्रेट + H2O। सही, यहाँ पे अगर आप देखो तो जो NO3 है वो रिएक्टेंट में भी प्रेजेंट है और प्रोडक्ट में भी है, तो वो एज अ हम पोली एटॉमिक ग्रुप कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा OH ग्रुप है वो रिएक्टेंट साइड है लेकिन प्रोडक्ट साइड नहीं है, तो उसे हम एज अ एटम ही कंसिडर करेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। लेकिन जो ये NO3 है वो क्या है, हमारा पोली एटॉमिक, दोनों साइड प्रेजेंट है, तो हमें NO3 के अकॉर्डिंग ही इस ऑक्सीजन को हम एटम में कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि वो NO3 में आ गया है। तो यहाँ पे बात करें तो NO3 कितने हैं हमारे पास, 1, और यहाँ पे कितने हैं हमारे पास, 2 है। NO3 कितने हैं, ट्वाइस है ना, मतलब 2 है। अब उसके बाद मेटल आती है, मेटल कितनी है, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है। फिर बारी आती है हाइड्रोजन की, यहाँ पे 1, यहाँ OH को हमने पोली एटॉमिक में नहीं कंसीडर किया है, मतलब ये हाइड्रोजन को भी हमें काउंट करना है एज अ एटम। तो 1 ये हाइड्रोजन और ये वाले 2 हाइड्रोजन, तो टोटल कितने हुए, 3 हाइड्रोजन। 1 अगर आप चाहो तो लिख भी सकते हो, 1 किसके है, HNO3 के, और 2 हाइड्रोजन CaOH ट्वाइस के, टोटल 3 हाइड्रोजन है। यहाँ पे टोटल 2 हाइड्रोजन है। सही है बात। अब ऑक्सीजन की बात करें तो इस ऑक्सीजन को तो हमने NO3 में कंसीडर कर लिया है, तो उसे फिर से काउंट नहीं करना है। यहाँ पे सिर्फ कितने बचे हैं, 2 ऑक्सीजन। सेम इस NO3 को के ऑक्सीजन को हमने NO3 में कंसीडर कर लिया है, तो सिर्फ यहाँ पे बचे 1 ऑक्सीजन। सही है। पहले सबसे हमें किससे बैलेंस करना है, पोली एटॉमिक को, मतलब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो हम इसे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से, तो रिएक्शन में जो हमारा रिएक्टेंट साइड NO3 था उससे 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगा, 2HNO3 + CaOH ट्वाइस, इट गिव्स CaNO3 ट्वाइस + H2। अब बात करें तो NO3 दोनों साइड 2 हो गए, जो कैल्शियम है वो तो दोनों साइड 1 ही है। हाइड्रोजन यहाँ के 2, यहाँ के 2, तो हो गए 2 + 2 हो गए 4, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, सिर्फ 2 है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, तो 2 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है। अगर अब आप हाइड्रोजन को बैलेंस करने की बात करो तो रिएक्टेंट के 4 है और प्रोडक्ट के तो सिर्फ 2 है, तो इसे हम अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, किससे, प्रोडक्ट के हाइड्रोजन को। प्रोडक्ट का हाइड्रोजन कहाँ पे प्रेजेंट है, वाटर, मतलब हमें वाटर मॉलिक्यूल को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या कर देंगे, वाटर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सही है।
पूरा इक्वेशन क्या हो गया, 2HNO3 प्लस CaOH ट्वाइस इट गिव्स CaNO3 ट्वाइस प्लस 2H2। अब यहाँ हम रिएक्टेंट प्रोडक्ट की बात करें तो NO3 तो दो हो गए, कैल्शियम हमारा एक है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 + 2 4 थे, यहाँ पे भी 2 2 4 हो गए, सही है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे भी तो 2 हो गए, मतलब कि ये जो हमारा रिएक्शन है वो क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। आई बात समझ में? जब तक रिएक्शन में प्रेजेंट सारे एटम्स क्या हो, बैलेंस ना हो, तब तक हमें ये प्रोसीजर करनी है, 1 बाय 1 सब एटम को हमें क्या करना है, तो बैलेंस्ड करना है, और लास्ट में हमें बैलेंस्ड इक्वेशन लिखने हैं, सही है। एक और लिख लेते हैं, हमारा ये कौन सा दिया गया है, NaOH प्लस H2SO4 इट गिव्स Na2SO4 प्लस H2O। यहाँ पे भी आप देख सकते हो जो SO4 है वो पॉली एटॉमिक ग्रुप है, और यहाँ पे भी वो प्रेजेंट है। देखो इसको आप एज अ सल्फर ऑक्सीजन भी कंसिडर कर सकते हो, लेकिन अगर आप उसे ग्रुप में रखोगे तो इजीली हो जाएगा आपके लिए बैलेंस करना। अगर आप उसे सल्फर ऑक्सीजन के थ्रू भी बैलेंस करोगे तो वो हो ही जाएगी बैलेंस रिएक्शन, लेकिन आप उसे इजीली बैलेंस कर सको इसलिए हम पॉली एटॉमिक ग्रुप के थ्रू ही उसे रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे SO4 रिएक्टेंट साइड भी है और प्रोडक्ट साइड भी है। दोनों साइड कितनी बार है, 1 बार है, सही है। यहाँ पे भी एक बार है, यहाँ पे भी एक बार है। जो Na है वो रिएक्टेंट साइड में सिर्फ 1 है, लेकिन प्रोडक्ट साइड में Na2 है, मतलब कि यहाँ पे 2 बार हो गया। जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे 1 बार, यहाँ पे 2 बार, तो 1 + 2 टोटल कितनी बार है, 3 बार है। और यहाँ पे अगर आप देखो तो हाइड्रोजन कितनी बार है, 2 बार है। ऑक्सीजन की बात करें तो सिर्फ इस ऑक्सीजन को कंसिडर करना है, ये तो हमारा ऑलरेडी SO4 में कंसिडर हो गया है। तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे भी कितने ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन है, सही है। मतलब हमारा SO4 तो ऑलरेडी बैलेंस है, तो हमें किसे बैलेंस करना है, सिर्फ हमें सोडियम को बैलेंस करना है। सोडियम को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, जो रिएक्टेंट वाला सोडियम है उससे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। रिएक्टेंट वाले सोडियम एज अ NaOH है तो हम NaOH को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा 2NaOH प्लस H2SO4 इट गिव्स Na2SO4 प्लस H2O, सही है। अब अगर हम बात करें तो हमारा SO4 क्या है, 1 टाइम है। सोडियम यहाँ पे भी 2 हो गए, यहाँ पे तो 2 थे ही। अब हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हो गए, तो 2 और 2 टोटल 4 हो गए, 2 + 2 कितने हो गए, 4। यहाँ पे तो कितने हैं, सिर्फ 2। ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे 2 हो गए, और यहाँ पे कितने हैं, 1 है। अब हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। किससे 2 से मल्टीप्लाई किया, तो प्रोडक्ट वाले हाइड्रोजन को। प्रोडक्ट वाला हाइड्रोजन कौन है, तो H2O में प्रेजेंट है, मतलब हमने H2O को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऑलरेडी यहाँ पे 2 थे। अब क्या हो गया, तो हमारे SO4 1 है, सोडियम 2 हो गए। यहाँ पे आप देख सकते हो हाइड्रोजन वो 2 + 2 4, और यहाँ पे 2 2 4। यहाँ पे ऑक्सीजन 2, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2, मतलब कि ये हमारा क्या हो गया, बैलेंस इक्वेशन हो गया। आई बात समझ में? हम लिख लेते हैं, क्या था हमारे पास, SO4 1 था, सोडियम 2 हो गए, हाइड्रोजन 4 हो गए, और ऑक्सीजन भी हो गए 2। जब तक ये टेबल ना आए तब तक आपको ये प्रोसीजर करते रहना है। ये 2 रिएक्शन मैंने आपके लिए लिखे हैं, उसे आपको खुद से ट्राई करना है। फर्स्ट है H2SO4 प्लस KOH इट गिव्स K2SO4 प्लस H2O, एंड second one is H3PO4 plus CaOH twice it gives H2O plus Ca3PO4 twice। अगर इसे बैलेंस करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मैसेज के थ्रू पूछ सकते हो। अब हम बैलेंसिंग के लिए एक और बात करते हैं। पहले जो ये ऊपर हमने देखे उसमें क्या था, तो हमें ऑलरेडी केमिकल फॉर्मूलाज दिए गए थे, सही है। तो हमें सिर्फ एलिमेंट्स को बैलेंस करना था। अब अगर हमें केमिकल फॉर्मूला ना दी गई हो और हमें सिर्फ वर्ड इक्वेशन दिए गए हो, राइट, ये अगर हमें दिया गया हो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इट गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड, तो हमें पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन क्या है, डायटोमिक है, तो वो H2 के फॉर्म में ही रहेगा।
क्लोरीन है वो डायटोमिक है तो ये Cl2 के फॉर्म में ही रहेगा, और हाइड्रोजन क्लोराइड क्या होता है तो HCl होता है। सही है, ये सारी चीज़ें आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ी है। अगर आप भूल गए हो तो आप फिर से उस टेबल को याद कर सकते हो। सही है, जिसमें हमें दिया गया था कि कौन से मॉलिक्यूल्स, कौन से एटम डायटोमिक है, कौन से मोनोएटॉमिक है, कौन से ट्राइएटॉमिक है। सही है, तो इस लिस्ट को आपको ध्यान में रखना है ताकि आप इसकी फॉर्मूलाज गलत ना लिखो। अगर फॉर्मूलाज गलत हो गई तो आप उसे कभी भी सही तरीके से बैलेंस नहीं कर पाओगे। सही है, तो यहाँ पे जो हमारे दो एलिमेंट हो गए हाइड्रोजन और क्लोरीन, तो सबसे पहले हम क्लोरीन को लिख लेंगे क्योंकि हाइड्रोजन को सबसे लास्ट में हमें बैलेंस करना है। यहाँ पे नंबर ऑफ क्लोरीन कितने हैं, 2 है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में है 1। यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 2 और यहाँ पे है 1। तो अब हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट में 2 है, प्रोडक्ट में 1 है, तो प्रोडक्ट वाले क्लोरीन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 2HCl। यहाँ पे आप देख सकते हो अब कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन रिएक्टेंट में कितने हो गए हैं, 2। यहाँ पे भी 2, यहाँ पे क्लोरीन 2 है, यहाँ पे भी Cl भी 2 है, मतलब कि ये क्या हो गया तो एक बैलेंस इक्वेशन हो गया। सही है, आई बात समझ में। एक और की बात करते हैं, यहाँ पे हमें दिया गया है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, इट गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब आपको क्या करना है, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला फॉर्म करनी है। यहाँ बेरियम क्लोराइड की फॉर्मूला आपको आनी चाहिए कि उसकी केमिकल फॉर्मूला क्या होती है, तो आप बहुत इजीली उस फॉर्मूलाज को बना सकते हो। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ, वो आपने 9th में ऑलरेडी पढ़ा था कि कैसे आप किसी भी कंपाउंड की केमिकल फॉर्मूला फॉर्म कर सकते हो, लेकिन फिर से हम एक बार देख लेते हैं उसे। तो यहाँ पे कुछ कैटायंस दिए गए हैं। सही है, आपको उसके चार्ज याद रखने हैं। अगर सोडियम है तो Na+ फॉर्म करेगा, पोटेशियम है K+, हाइड्रोजन H+, सिल्वर Ag+, एमोनियम होगा तो NH4+, बेरियम है तो Ba+2, बेरिलियम है तो Be+2, कैल्शियम है Ca+2, कॉपर Cu+2, निकल Ni+2, जिंक Zn+2, मैग्नीशियम Mg+2, मैंगनीज Mn+2, मर्क्यूरी Hg+2, एल्यूमिनियम होगा तो वो Al+3 फॉर्म करता है, क्रोमियम होगा तो Cr+3 फॉर्म करता है। जो हमारा आयन होता है Fe होता है वो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट गेन करता है, +2 भी फॉर्म कर सकता है और +3 भी। अगर ऐसा दिया गया हो तो भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो, या फिर फेरस का मतलब होता है Fe+2 और फेरिक का मतलब होता है Fe+3। मतलब अगर आपको ऐसा दिया गया है कि फेरिक ऑक्साइड है तो वो हो जाएगा FeO, और फेरस ऑक्साइड है तो FeO, और फेरिक ऑक्साइड होगा तो Fe2O3। कैसे होता है वो, उसके लिए हमें एनायन भी चाहिए होंगे, तो ये कुछ एनायन से है। हाइड्राइड H-, हाइड्रोक्साइड OH-, आयोडाइड I-, क्लोराइड Cl-, ब्रोमाइड Br-, फ्लोराइड F-, साइनाइड Cn-, नाइट्राइड NO3-, नाइट्राइड ये नाइट्रेट है याद रखना, RATE तो NO3- और RITE तो NO2-। सही है, बाइकार्बोनेट तो HCO3-, कार्बोनेट तो CO3- तो ऑक्साइड O-2, सल्फाइड तो S-2। सही है, सल्फाइड। यहाँ पे सल्फेट तो SO4-2 और सल्फाइड तो SO3-2। अगर आपने सल्फेट में SO3 लिख दिया और या सल्फाइड में SO4 लिख दिया तो आप कभी भी उसे इक्वेशन को बैलेंस नहीं कर पाओगे सही से। फॉस्फेट का मीनिंग होता है PO4 3-, फॉस्फाइड का मीनिंग होता है PO3 3-, फॉस्फाइड का मीनिंग होता है P-3 और नाइट्राइड होता है N-3। ये हमारे पास कुछ कैटायंस है और ये एनायन की लिस्ट है। अब अगर हमें उसमें से किसी कंपाउंड को फॉर्म करना है तो उसके लिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम बहुत इजीली। अब हम आ जाते हैं फिर से हमारे इक्वेशन पे। हमें क्या करना है, बेरियम क्लोराइड तो Ba+2 होता है। सही है, एक बार मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पे Ba+2 होता है, Cl-1 होता है, मतलब 2 और 1 को क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो Ba को 1 से और Cl को 2 से, मतलब हमारी फॉर्मूला हो जाएगी बेरियम क्लोराइड की BaCl2। अगर एल्यूमिनियम सल्फेट की बात करें तो एल्यूमिनियम 3 होता है और SO4 क्या होता है, 2 होता है। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा Al2SO4 थ्राइस। इट गिव्स बेरियम सल्फेट तो Ba+2 होता है, SO4-2 होता है, 2 कॉमन हो गया है तो BaSO4 और Al एल्यूमिनियम क्लोराइड हो जाएगा AlCl3। आप उस टेबल का यूज करके ये सारी फॉर्मूलाज फॉर्म कर सकते हो। अब यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो SO4 है वो रिएक्टेंट साइड भी है और प्रोडक्ट साइड भी है, तो उसे हमने एज अ
पॉलीएटॉमिक ग्रुप कंसिडर कर लिया है। फिर है हमारे पास बेरिलियम और एल्यूमिनियम है, और फिर हमारे पास क्लोरीन है, क्योंकि पहले पॉलीएटॉमिक, फिर मेटल और फिर नॉन मेटल्स। तो यहाँ पे SO4 रिएक्टेंट साइड कितने हैं? 3 है। यहाँ पे कितने हैं? 3 है। और यहाँ पे कितने? सिर्फ 1 ही है। एल्यूमिनियम की बात करें तो यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे कितने? सिर्फ 1 ही है। बेरिलियम की बात करें तो यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे भी कितने हैं? 1 ही है। और क्लोरीन की बात करें तो यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे कितने हैं? 3 है। आई बात समझ में? तो ये हमने सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड के एलिमेंट्स लिख लिया। अब हमें सबसे पहले किससे? पॉलीएटॉमिक को बैलेंस करना है। तो यहाँ पॉलीएटॉमिक SO4 है, यहाँ पे रिएक्टेंट में 3 है, प्रोडक्ट में सिर्फ 1 है। तो हमें जो प्रोडक्ट वाला है SO4 उसे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब कि हमें BaSO4 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। आई बात समझ में? हमने क्या कर दिया? तो इस BaSO4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब SO4 रिएक्टेंट साइड भी 3 हो गया, प्रोडक्ट साइड भी 3 हो गया। अब बात करें बेरिलियम, तो यहाँ पे सिर्फ 1 है, और यहाँ पे पहले 1 था, लेकिन यहाँ पे अब कितने हो गए? तो 3 हो गए। जो एल्यूमिनियम है यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे कितना है? 1 है। Cl2 यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे कितने हैं? 3 है। चलो अब हम क्या करते हैं? तो बेरिलियम को बैलेंस करते हैं। बेरिलियम को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? तो इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सही है। साथ साथ में हम एल्यूमिनियम की बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। आप 1 बाय 1 भी कर सकते हो, साथ में भी कर सकते हो। अगर साथ में कर पाओ तो साथ में करो, अगर नहीं कंफर्टेबल हो तो 1 बाय 1 करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले Ba को कर लो, फिर एल्यूमिनियम को कर लो। तो ऑलरेडी हमें BaSO4 को 3 से मल्टीप्लाई किया था। अब क्या किया? तो हमने रिएक्टेंट साइड के बेरिलियम को 3 से किया। रिएक्टेंट साइड बेरिलियम के इसके फॉर्म में है BaCl2, मतलब हमें BaCl2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमने ये कर दिया 3 से मल्टीप्लाई। दूसरा क्या किया हमने? तो प्रोडक्ट वाले एल्यूमिनियम को 2 से मल्टीप्लाई किया। प्रोडक्ट वाला एल्यूमिनियम कहाँ पे है? AlCl3 में, मतलब हमें AlCl3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। सही है। अब इसके लिए हम रखे तो ये SO4 हो जाएगा 3 बार, Ba हो जाएगा ये भी 3 टाइम, ये भी 3 टाइम। एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी हो गए 2। क्लोरीन की बात करें तो 3 2 6, और यहाँ पे हो जाएगा 2 3 6। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो कि सारे एलिमेंट क्या है? बैलेंस्ड है। सही है। तो आप इस तरह से रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो। बहुत इजी है, आप सिर्फ उन 2 टेबल्स को याद रखना, तो आप इजीली केमिकल फॉर्मूला फॉर्म कर पाओगे। एक और रिएक्शन ले लेते हैं हम, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट। इट गिव्स जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। सही है। यहाँ पे जिंक हो जाएगा Zn, सिल्वर नाइट्रेट हो जाएगा AgNO3, जिंक नाइट्रेट होगा ZnNO3 ट्वाइस। ये दोनों फॉर्मूला आप उस टेबल के थ्रू खुद से फॉर्म कर सकते हो। ये सिल्वर हो जाएगा Ag। अब यहाँ पे NO3 पॉलीएटॉमिक ग्रुप की तरह वर्क कर रहा है, तो हमने NO3 लिख लिया। दूसरा हमारे पास Zn है, और तीसरा है हमारे पास Ag। इतने ही एलिमेंट्स है। अब रिएक्टेंट साइड NO3 कितने हैं? 1 है। प्रोडक्ट साइड कितने हैं? 2 है। NO3 ट्वाइस, यहाँ पे 2 है, मतलब यहाँ पे 2 है। जो Zn है वो हमारा रिएक्टेंट साइड 1 है, और प्रोडक्ट साइड भी कितने हैं? 1 है। और Ag भी रिएक्टेंट साइड 1 है, और यहाँ पे कितने हैं? 1 है। तो हमें NO3 को बैलेंस करना है। NO3 को बैलेंस करने के लिए हम जो रिएक्टेंट वाला NO3 है उसे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब 2। जो AgNO3 है हमें उसे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमारे पास हो जाएगा 2AgNO3। अगर 2AgNO3 हो गया तो यहाँ पे 2 NO3 हो गए, यहाँ पे तो 2 थे ही। जो Zn थे वो तो 1 थे और 1 ही रहे, लेकिन जो Ag था हमारा वो यहाँ पे 2 हो गया, और यहाँ पे 1 है। उसे बैलेंस करने के लिए हम जो प्रोडक्ट वाला Ag है उससे क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई, मतलब इस Ag को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमारे पास इतना रिएक्शन तो था ही। Zn प्लस 2AgNO3 इट गिव्स ZnNO3 ट्वाइस। हमने क्या किया? तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो अब क्या हो जाएगा? NO3 2 हो गए, जो Zn थे वो 1 1 हो गए, और जो Ag है वो भी कितने हो गए? 2 2। तो ये रिएक्शन हमारा कैसा हो गया? बैलेंस इक्वेशन हो गया। एक कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन से आप खुद से सॉल्व करने की ट्राई करना। एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड इट गिव्स द एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। और दूसरा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इट गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। सही है। इसकी फॉर्मूलाज आप खुद से उस टेबल के थ्रू बना सकते हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बोल सकते हो। ओके।
अब हम बात करते हैं एक नेक्स्ट टाइप के बैलेंस इक्वेशन की। तो पहले हमने देखा कि डायरेक्ट हमें केमिकल फॉर्मूलाज दी गई हो, फिर हमने देखा कि जो हमें है वो इस टाइप की फॉर्म में दी गई हो केमिकल रिएक्शंस। अब हमें देखना है कि हमें ये वर्ड केमिकल इक्वेशन भी फॉर्म करके ना दिया गया हो, लेकिन हमें डायरेक्ट ये बोला गया हो सेंटेंस फॉर्म में कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर। सही है। उसके लिए हमें क्या करना है, तो हमें उसके लिए इक्वेशन फॉर्म करना है और फिर बैलेंस करना है। फॉर्म करेंगे तो भी बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, तो यहाँ पे लिखा गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब ये दोनों रिएक्टेंट हो गए और दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, तो हमने लिख दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सही है। टू प्रोड्यूस, मतलब अब प्रोडक्ट की बात हो रही है, क्या फॉर्म कर रहे हैं, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर। तो ये हो गया सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। आई बात समझ में कि हमारा जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है और वो फॉर्म कर रहा है सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। अब ये तो वर्ड इक्वेशन हो गया है, आप इसके थ्रू केमिकल फॉर्मूला फॉर्म कर सकते हो। सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब हो गया NaOH। अब यहाँ पे हमें सॉल्यूशन दिया गया है और हमने फर्स्ट लेक्चर में बात की थी कि सॉल्यूशन का मतलब होता है वो वाटर में डिसोल्व किया गया है, तो यहाँ पे आ गया AQ। सही है। यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी सॉल्यूशन है, मतलब हो गया HCl एक्वियस। इट गिव्स सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, मतलब हो गया NaCl एक्वियस और फॉर्म करा है वाटर, तो हो गया H2O लिक्विड। सही है। अब जो सोडियम है हमारे पास वो कितने हैं, तो दोनों साइड एक एक है। जो Cl है वो भी दोनों साइड कितने हैं, एक एक है। जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, मतलब 1 + 1 टोटल कितने हैं, 2। यहाँ पे भी है 2। ऑक्सीजन है यहाँ पे एक और यहाँ पे भी एक, तो दोनों साइड एक एक है। मतलब कि पूरी तरह से एक बैलेंस इक्वेशन है, लेकिन अगर सेंटेंस के फॉर्म में दिया गया है तो आप उससे पहले वर्ड फॉर्म में लिख लीजिए और उसके बाद आप उसकी केमिकल फॉर्मूला फॉर्म कीजिए, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। एक और रिएक्शन की बात करते हैं, उसमें दिया गया है सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सही है। उसे धीरे धीरे से हम देखेंगे तो क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करके देखेंगे। तो सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड मतलब कि बेरियम क्लोराइड है, एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट रिएक्ट, मतलब ये दोनों रिएक्टेंट हो गए। कौन कौन, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, तो इन दोनों की हमने फॉर्मूलाज लिख ली और सॉल्यूशन लिखा गया है, मतलब दोनों हो गए हमारे BaCl2 एक्वियस और Na2SO4 एक्वियस। रिएक्ट टू गिव्स, मतलब अब के बाद क्या होने वाला है, हमारी प्रोडक्ट स्टार्ट होने वाली है इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट। सही है। बेरियम सल्फेट फॉर्म कर रहे हैं एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड और सोडियम, मतलब ये दो रिएक्ट होके ये दो चीजें फॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे तो सॉल्यूशन लिखा था तो हमने AQ लिख लिया। अब बेरियम सल्फेट के साथ क्या लिखा है, इनसॉल्युबल, और इनसॉल्युबल का मतलब होता है कि वो सॉलिड फॉर्म में है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया सॉलिड। और दूसरा क्या फॉर्म कर रहा है, सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो NaCl एक्वियस। सही बात है। अब यहाँ पे SO4 एज अ पोली एटॉमिक ग्रुप है, यहाँ पे 1 टाइम है, यहाँ पे भी 1 टाइम है। Ba की बात करें तो यहाँ पे 1 टाइम, यहाँ पे भी 1 टाइम। जो Na है वो यहाँ पे 2 बार है और यहाँ पे सिर्फ 1 ही बार है। जो Cl है यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे सिर्फ 1 ही बार है। तो हम क्या करेंगे, जो Na को बैलेंस करना है पहले, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, प्रोडक्ट वाले सोडियम को। प्रोडक्ट वाला सोडियम मतलब हमें NaCl को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमने कर दिया 2 से मल्टीप्लाई NaCl को। सही है। तो रिएक्शन हो जाएगी BaCl2 एक्वियस प्लस Na2SO4 एक्वियस, इट गिव्स BaSO4 सॉलिड प्लस 2 NaCl एक्वियस। सही है। अब रिएक्टेंट एलिमेंट की बात करें तो एक एक था, बेरिलियम भी एक एक था। यहाँ पे सोडियम 2 थे, यहाँ पे भी तो अब सोडियम 2 हो गए। यहाँ पे क्लोरीन 2 थे, यहाँ पे भी तो क्लोरीन 2 हो गए, मतलब कि ये हमारा बैलेंस इक्वेशन हो गया। सही है।
ये कुछ और रिएक्शंस है, आपको खुद ट्राई करना है। पहला दिया गया है मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशन टू गिव, मतलब मैग्नीशियम मेटल और हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशन हमारे रिएक्टेंट हो गए, जहां पे मैग्नीशियम क्या होगा मेटल फॉर्म में और हाइड्रोक्लोरिक एक्वियस फॉर्म में है। टू गिव मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड हाइड्रोजन गैस, सही है। मतलब ये दोनों हमारे प्रोडक्ट हो गए जिसमें मैग्नीशियम क्लोराइड क्या है सॉल्यूशन, मतलब एक्वियस हो जाएगा, एंड हाइड्रोजन गैस है मतलब वो गैस फॉर्म में वो डायरेक्टली दिया गया है। तो स्टेट भी मेंशन हो गए। मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशन रिएक्टेंट है, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस क्या है हमारे प्रोडक्ट है। ये लास्ट वाला एक क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर लेना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन टू गिव कैल्शियम नाइट्रेट सॉल्यूशन एंड वाटर, सही है। तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और नाइट्रिक एसिड है वो हमारे क्या हो जाएंगे, दोनों हमारे हो जाएंगे रिएक्टेंट, और जो कैल्शियम नाइट्रेट है और वाटर है वो क्या हो जाएंगे हमारे प्रोडक्ट, सही है। टू गिव टू प्रोड्यूस लिखा हो उससे पहले का होता है रिएक्टेंट, उसके बाद का होता है हमारा प्रोडक्ट, सही है। नाइट्रिक एसिड की फॉर्मूला अगर ना पता हो तो आप देख लेना, वो होती है HNO3, सही है। तो आप जो सारे क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए वो प्लीज़ ट्राई करना। अगर उसमें कोई भी आप कहीं भी रुक जाओ, कोई भी क्वेरी हो इस लेक्चर के अकॉर्डिंग तो आप मुझे पूछ सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए और इसे आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। आप इजीली कोई भी रिएक्शन बैलेंस कर पाओगे। ओके, थैंक यू।